Hello friends, I am CA Palak Pavagadi. Welcome to Navkar Digital Institute. Fourth lecture of the topic capital gain. Friends, we have studied that in the case of the long-term capital asset, index cost is deducted. In the case of the short-term capital asset, actual cost is deducted. नया मुद्दा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी असेट 1/4/2001, ये डेट स्पेसिफिक है, उसे 1/4/2001 के पहले अक्वायर क्यों हुई हो, तो हमें कॉस्ट नहीं डिडक्ट करनी है, हमें डिडक्ट करना है कॉस्ट ऑफ असेट और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट. वी नीड टू डिडक्ट विच एवर इज हायर. We are given 1/4/2001 value. We can take whichever is higher and multiply the same by sale year, divide the same by 2001 to index the same and deduct the same. अब फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सबसे पहला मुद्दा है वो है, the point is called, in sum number 4 I am to discuss asset acquired by either gift or will been sold off. गिफ्ट से असेट मिली हो या विल से असेट मिली हो, वो आप बेच दो. कैसे वर्क करेगा, इसको कवर अप करें सम नंबर 4 से. तो अज्यूम मिस्टर ए has purchased building on 19th of August 2002 for rupees 1 lakh. उसके बाद मिस्टर ए gifted the same to Mr. B on 25th July 2007. मुद्दा ऐसा है फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, कि ये असेट मिस्टर ए ने, और ये मेक इट 2008, doesn't make any difference, I am making it 2008. ये असेट मिस्टर ए ने परचेज की थी. परचेज किया तब तो कोई कैपिटल गेन लगता नहीं है. उन्होंने असेट मिस्टर बी को गिफ्ट कर दी. कैपिटल असेट है, गिफ्ट हुई तो ट्रांसफर भी हुई भाई, ओनरशिप भी चेंज हुई, गिफ्ट हुई तो साहब. द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज लायबल फॉर कैपिटल गेन or not is an important issue. अब साहब यहां पे प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि एसएससी ने बहुत ही स्मार्टली आर्ग्यू किया मिस्टर ए ने कि साहब आप कैपिटल गेन लगाने की मुझे बात कर रहे हो, कौन से प्रीवियस ईयर में कर रहे हो आप बात? प्रीवियस ईयर 8-9, रेलेवेंट टू एवाई 9-10 में आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, कैपिटल गेन लगाने की बात कर रहे हो, पीवाई 8-9 रेलेवेंट टू 9-10 में. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है साहब कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में गिफ्ट हुई. दिस इज गिफ्टेड बाय से मिस्टर ए टू मिस्टर बी, एग्रीड देयर इज अ चेंज ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप चेंज हो रही है, वेरी 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 मच एग्रीएबल सर विथ यू, बट साहब कंसीडरेशन कहां है? और अगर मुझे बताइए कि यहां पे कंसीडरेशन ही नहीं है, तो अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो साहब मेरे केस में गेन कहां से आएगा? और अगर गेन ही नहीं होगा तो माय थर्ड कंडीशन ऑफ द कैपिटल गेन टॉपिक इज नॉट फुलफिल्ड. इट इज गिफ्ट मेड टू मिस्टर बी. ये कंसीडरेशन ही नहीं आ रही है, कंसीडरेशन ही नहीं आ रही है तो कंप्यूटेशन ही नहीं होगा, कंप्यूटेशन नहीं होगा तो गेन लॉस नहीं होगा. मेरे एक्ट ने ही प्रोवाइड कर दिया कि गिफ्ट में असेट दो ना, भले ओनरशिप चेंज हो रही है, भले
टेक्निकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये ट्रांसफर हुआ, बट दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी, वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड इसके ऊपर आप कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे मिस्टर ए को कोई कैपिटल गेन नहीं लगा, बी को गिफ्ट टैक्सेबल होगी। अदर सोर्स टॉपिक में मैंने बोला है गिफ्ट 110/2009 के बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में आती हो ना तो टैक्सेबल होती है, यहां पे गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं होगी, खाली नॉलेज पर्पस के लिए। अब बी को ये असेट मुफ्त में मिले थे, ये असेट मिस्टर बी ने बेच दी ऑन 20th June 2019 फॉर, से फॉर एग्जाम्पल 65 लाख। मिस्टर बी अपनी असेट बेच रहे हैं, कितने रुपीस में बेच रहे हैं साहब? ही इज सेलिंग इट ऑफ एट 65 lakh rupees. Question arises when Mr. B sells off this particular asset, at the time of the sale of the asset, whether Mr. B would be liable for capital gain or not, because यहां पे तो ये क्या हुआ साहब, ये उन्होंने असेट बेची तो ये तो परफेक्टली उनके लिए सेल हुआ। अगर परफेक्टली उनके लिए सेल हुआ, आउटसाइडर को बेची, तो whether he will be liable for capital gain, and answer is yes, he will definitely be liable for capital gain। कैसे मेरा कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, वो मेरा अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर बी के लिए प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021 में हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। अब ये जो कैपिटल गेन मिस्टर बी के लिए कंप्यूट होगा, उसमें पर्टिकुलर्स एन अमाउंट, मुझे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नहीं दिए हो तो माई कंसिडरेशन विल बी माई नेट कंसिडरेशन, दैट वुड बी 65 लाख, बराबर है। अब ये 65 लाख रुपए में से मुझे डिडक्ट करना पड़े कॉस्ट। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द कॉस्ट? आप समझिए, कैन आई से बी को ये असेट गिफ्ट में मिली है, मुफ्त में मिली है। अब बी को अगर ये असेट मुफ्त में मिली है तो 65 लाख रुपए जो उनको सेल कंसीडरेशन मिल रही है वो तो उनका पूरा गेन ही है। आप बोलोगे सर कैसे पूरा, क्यों पूरा गेन नहीं है? हमारे यहां मैंने कॉस्ट ही इनकर नहीं की है, मुझे मुफ्त में असेट मिली, मैं बेच दूं 65 लाख में तो माई सेल्स प्राइस वुड बी इक्विवेलेंट टू माई गेन, एंड मुझे पूरे 65 लाख पे टैक्स होना चाहिए। पर मेरा इनकम टैक्स एक्ट फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत ही ऑकवर्ड सब्जेक्ट है। इतना ऑकवर्ड है साहब कि जहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, और जहां पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपने ना रखे हो ना, वहां पे गवर्नमेंट आके आपको बेनिफिट दे रही है। यहां पे मेरी गवर्नमेंट ने बोला दैट व्हेन कैपिटल असेट acquired by gift oblique will is sold off by Mr. B, तो उनके लिए कॉस्ट you would be able to deduct, and that is the cost which is incurred by previous owner. Who is the previous owner in our case? Can we say previous owner for Mr. B in our case is Mr. A, and what was the cost incurred by Mr. A? Can we say he incurred the cost of 1 lakh? तो भले मिस्टर बी ने एक भी रुपया कॉस्ट इनकर नहीं की है, तो भी उनको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का क्या दे रहे हैं? डिडक्शन। मुझे बताइए तो ये बेनिफिट है एसएससी के लिए या नुकसान है? बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। मिस्टर बी को तो मुफ्त में आई हुई एसेट 65 लाख में बेच रहा है, उन्होंने एक भी रुपया कॉस्ट इनकर नहीं की है, स्टिल ही इज एलिजिबल टू डिडक्ट द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब ये कॉस्ट तो आपको डिडक्टेबल मिलेगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो जानने के लिए यू नीड टू हैव
द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यहां पे भी कह रहे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन बाय नॉट मिस्टर बी, बट योर डेट ऑफ एक्विजिशन टू बी टेकन बाय द not the assessee who has sold the asset, but it is date of acquisition which is in by I am supposed to take into account the कंप्यूटर लॉकडाउन पे लगता है। एक मिनट प्लीज। by previous owner. Some technical default was there. Sorry for that, friends. I'm coming back. When the asset acquired by gift or will is sold off, you have to take the cost of acquisition of the previous owner. Same way, आपको जो पीरियड लेना है ना, that is also date of acquisition of previous owner to the date of sale by the current owner. Now, what is the date of acquisition by previous owner in our case? Can we say it is 19th August 2002 to the date of sale by current owner? Can I say it is 28th of June 2019? अब ये जो मेरा पीरियड हुआ वो 24 मंथ से फ्रेंड्स ज्यादा हुआ। अगर ये मेरा पीरियड 24 मंथ से ज्यादा हुआ तो कैन आई से मुझे एक्चुअल कॉस्ट नहीं, क्या डिडक्शन मिले? इंडेक्स कॉस्ट। कितनी इंडेक्स कॉस्ट? 1 लाख रुपए तक बराबर है पक्का। कहां से लाया मैं? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 289। आपको इंडेक्स नंबर एग्जाम में दिए होंगे, 1920 का इंडेक्स नंबर है 289। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इंडेक्सेशन करने के लिए मुझे इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का लेना है, और ये मुद्दा फ्रेंड्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। इसलिए कंट्रोवर्शियल था कि 3 साल पहले के ICAI के इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल में देते थे यही पर्टिकुलर सम के लिए कि हमें 1 लाख रुपए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेने की। एग्रीड। इसको मल्टीप्लाइड बाय 289 करने का 1920 फेयर, इसको डिवाइड करने का बाय द ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच assessee has become owner. Now, who is assessee in our case? Can we say assessee in our case is Mr. B? He has become owner in the year of gift, that is 2008-9. So, हम इसको 8-9 ईयर से डिवाइड करते थे विच इज द ईयर ऑफ गिफ्ट, एंड 8-9 का इंडेक्स नंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन है 137। अगर हम इसको 8-9 से इंडेक्स करें तो मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 137 करके आपका इंडेक्सेशन हो जाता था 210, 948, रफली 950 would have been the index cost you are able to deduct. You have to divide it by the year of gift was the fundamental. 3 साल से इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में
आंसर मेजोरिटी सम का ये 137 से दिया है, बट इंस्टीट्यूट ने लिखा है ऑल्टरनेटिवली यू कैन टेक 289, that is a sale year is common, divided by the previous year in which the previous owner has acquired the asset. Assessee has acquired the asset means when assessee has not purchased the asset, you have to take that assessee who has actually acquired the asset. That is the assessee who has purchased the asset, and that is none other than previous owner. अगर हम 2-3 का इंडेक्सेशन लेने जाए, दैट इज अ ईयर इन विच प्रीवियस ओनर हैज अक्वायर्ड द असेट, तो 105 है मेरा इंडेक्स नंबर, डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 289, माय इंडेक्स कॉस्ट विल बी 275 238, दैट वुड बी 240. आपको अगर चॉइस दे तो आप कौन सा इंडेक्सेशन लेना पसंद करोगे, गिफ्ट ईयर का या प्रीवियस ओनर का? आंसर ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी प्रीवियस ओनर. द रीजन बीइंग यू आर एबल टू डिडक्ट द मोर इंडेक्स्ड कॉस्ट, यू आर एबल टू डिडक्ट मोर अमाउंट. ये हमारे मटेरियल में एक्सेप्ट किया हुआ है आफ्टर द जजमेंट ऑफ मंजूला जे शाह डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, वेर इन देव एक्सेप्टेड दैट जब आप कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ले रहे हो, पीरियड प्रीवियस ओनर का ले रहे हो, तो इंडेक्स नंबर भी कौन सा लो, प्रीवियस ओनर का. एंड फ्रेंड्स, दैट्स द रीजन नाउ व्हाइल सॉल्विंग द सम what I would be doing is strictly following the ICI. In fact, ICI is adopting both the method, giving both the method. But मैं इंस्टीट्यूट ने जो इंटर में दोनों मेथड दी हुई है, फाइनल में इंस्टीट्यूट गिव्स बोथ द मेथड, बट इन प्रैक्टिकलिटी वी ऑलवेज फॉलो द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, एंड हेंस मैं इसको इंडेक्स करूंगा ऑफ द पीवाई इन विच इट इज अक्वायर्ड बाय none other than, बोलिए कौन, previous owner. That is, can I say previous year 2002, 3 only. And if I deduct, sorry my mistake, if I index it by the previous year 2002-3, then look at the point, my indexation will be 105 as I have highlighted earlier. And if I take 105, friends listen, ये यार तो फ्रेंड्स मेरी जो पोजीशन होगी, मोमेंट प्लीज, कुछ अलग से ले लेते हैं, चलिए, विल फाइंड आउट अ वे. ओके, चलो देखें. दिखेगा? तकलीफ होगी नहीं? स्क्रीन पे देखने में थोड़ी तकलीफ होगी. चलो मैं चेक कर देता हूं, चेंज कर देता हूं. समटाइम्स दिस पैड इज नॉट वर्किंग, समटाइम्स दिस pen is not working, sometimes this eraser is not working. Now everything I hope is working. वैसे भी फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी मेरी कम बनती है. 2002-3, right? If I take 2002-3, can I say it is 105? And if it is 105, my index cost is coming to 275, 240. And if I deduct, सर 275 240, आप दो कॉलम बनाना, हाँ फ्रेंड्स. एंड इफ इट इज 275 240, माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, विल बी माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दिस इज एज पर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ विच जजमेंट फ्रेंड्स, मंजूला जे शाह. आफ्टर मंजूला जे शाह हमारे इंस्टीट्यूट ने ये एक्सेप्ट किया है. टिल द डे मंजूला जे शाह वॉज डिलीवर्ड, इंस्टीट्यूट वॉज टेकिंग द कॉस्ट
or rather indexation of the year of gift only. But now institute is giving both the method. We will be preferring the method wherein it was acquired by none other than the previous owner. ये एक मुद्दा हुआ. दूसरा महत्व का मुद्दा यही सम में, मैंने असेट अक्वायर की थी. मिस्टर ए मेड इंप्रूवमेंट ऑन 15th May 2004 2,50,000. फिर उन्होंने गिफ्ट कर दिया. मिस्टर बी के पास एसेट आई तो मिस्टर बी ऑल्सो हैज मेड से इंप्रूवमेंट ऑन, थोड़ा ऑकवर्ड है, 3rd April 2019 at 5 lakh. You are asked to compute capital gain. पोजीशन क्या होगी? देखो, मिस्टर ए ने असेट एक्वायर की, मिस्टर ए ने इंप्रूवमेंट की, मिस्टर ए ने बी को गिफ्ट कर दी. मिस्टर ए ने जब बी को गिफ्ट की तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर, नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन. मिस्टर बी ने इंप्रूवमेंट किया, मिस्टर बी ने असेट बेच दी. मिस्टर बी असेट बेचे तो मिस्टर बी को कैपिटल गेन लगेगा, कंसीडरिंग द कंसीडरेशन टू बी 65 लाख. उसमें से वो प्रीवियस ओनर की एक्विजिशन कॉस्ट, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड प्रीवियस ओनर का इंडेक्स नंबर लेगा. ये एक्विजिशन के लिए हुआ. नाउ ही कैन डिडक्ट the index cost of improvement also. अब मेरी इंप्रूवमेंट कॉस्ट जो वो डिडक्ट कर पाएगा फ्रेंड्स, कैन वी से दैट इंप्रूवमेंट कॉस्ट डिडक्टिबल विल बी, पहली इंप्रूवमेंट हुई है 2.5 लाख रुपए की 2004-05 में प्रीवियस ईयर ने, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 113 इज द प्रीवियस ईयर 4-5 इंडेक्स नंबर, the index number of the year in which improvement is made. So it is 250 multiplied by 289 divided by 113 करके मैं इंडेक्सेशन करूं तो 639,380. Now improvement की मेरे करंट असेसी ने, meaning thereby remember that this improvement is made by none other than the current owner Mr. B. अब ये इंप्रूवमेंट जो मिस्टर बी ने की हुई है ना, वो आप चेक करो 3rd April 19 को हुई है 5 लाख की, और मैंने असेट तो 28 जून 2019 को बेच दी. मीनिंग देयर बाय अगर मैं इंप्रूवमेंट बी की एंड सेल डेट गिनने जाऊंगा ना तो 24 महीने से कम होगा. बट नहीं देखना है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला हुआ है, इंप्रूवमेंट टू डेट ऑफ सेल इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग. व्हाट इज रेलेवेंट इज डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ सेल, एंड एज डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ सेल इज मोर देन 24 मंथ्स, मुझे ये इंप्रूवमेंट 5 लाख को भी इंडेक्स करना पड़े बाय मल्टीप्लाइंग द सेम बाय 289, दैट इज द ईयर ऑफ सेल, डिवाइडेड बाय ऑल्सो द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड इट इज द ईयर सेम, दैट इज 289 ओनली. अगर मैं 5 लाख रुपए को इंडेक्स करूं तो आंसर 5 लाख ही आएगा. माय सेल्स प्राइस इज 65 लाख लेस my index cost of acquisition 275,240 less 639,380 is first improvement less 5 lakh is my second improvement, and my long term capital gain will be 50,85,380 would be friends my long term capital gain. ये particular सम में मैंने 2 चीज समझाने की ट्राई की. प्रीवियस ओनर से अगर एसेट एक्वायर की हो तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, पीरियड भी प्रीवियस ओनर का, इंडेक्स नंबर भी हम कौन सा लेंगे, प्रीवियस ओनर का. एंड दूसरा मुद्दा मैंने लिया, इंप्रूवमेंट भले मैंने सेम ईयर में की है, एसेट लॉन्ग टर्म में ना तो इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना पड़े, लिखना पड़े इंडेक्स इंप्रूवमेंट, भले आप देखोगे ना तो इफेक्टिवली इंडेक्सेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 289 इज गिविंग यू 5 लाख ओनली. तो इफेक्टिवली भले कोई इंडेक्सेशन नहीं हो रहा हो तो भी इसको बोलना क्या पड़े, इंडेक्स कॉस्ट ओनली. सो ये आज के लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम. कौन से मुद्दे पे ये सम, व्हेन द असेट इज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट or will and sold off subject to gift is not taxable, how the capital gain is to be computed. आप प्रेम से अभी इतना 7-8-10 मिनट में कॉपी करोगे. आप कॉपी कैसे करोगे, आप पहले क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा आंसर, मिस्टर ए वाला आंसर, मिस्टर बी वाला आंसर, एंड आफ्टर दिस ए एंड बी वाला आंसर फ्रेंड्स, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए का आंसर है. यू विल बी गिविंग द वर्किंग नोट फॉर द गिफ्ट वाली एसेट के लिए, कॉस्ट प्रीवियस ओनर, प्रीवियस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑल्सो ऑफ प्रीवियस ओनर, एंड इंडेक्स नंबर वुड ऑल्सो बी दैट ऑफ प्रीवियस ओनर.
7 to 10 minutes, friends, you can take for the purpose of copying the same. Yes, friends, 2-3 minutes more. क्वेश्चन एंड मेन आंसर हो गया होगा. चलिए, लास्ट 2 मिनट्स. स्टॉक मार्केट वाले ट्रांजैक्शन पे हमें चलना है अभी, फ्रेंड्स. All right.
So, this is gift. Friends, stock market may be the favorite point of many of you. ये स्टॉक मार्केट के लिए हमारे सिलेबस में हमें ये नहीं सीखना है कि कौन सी स्क्रिप्ट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, अभी गुड टाइम टू बाय और गुड टाइम टू सेल, एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं. नो, दिस आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ओवर हियर फ्रेंड्स. हमारा मुद्दा ऑफ डिस्कशन है स्टॉक मार्केट में आप ट्रांजैक्शंस करोगे और सेल किए आपने शेयर्स जो आपकी कैपिटल असेट है, तो उसके ऊपर का गेन या लॉस आप कैसे कंप्यूट करोगे. एंड दैट आई कॉल एज बेसिक्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. शायद ऐसा होगा कि पूरे एक स्क्रीन में ना आए तो हम कॉपी करने में कोई दूसरी मेथड लेंगे, बट आई हैव टू क्लैरिफाई द सेम एट लेंथ फ्रेंड्स. कंसेप्ट समझिए. आई मीन द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. मान लो कि मेरा असेसी है मिस्टर एक्स, जिन्होंने अक्वायर्ड से 1000 ओरिजिनल शेयर्स एट से ₹40 ईच. 40 रुपए में एक, ऐसे उन्होंने 1000 ओरिजिनल शेयर्स बाय किए, परचेज किए. मैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ओरिजिनल बोनस एंड राइट मुझे समझाना है, जिससे मुझे वो एक रेलिंक्विशमेंट वाला थियोरेटिकल पॉइंट मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में थियोरेटिकली समझाया था, गिविंग अ राइट इन द फ्यूचर असेट, वो यहां पे मुझे अमाउंट से समझाना है. मैंने बोला है कि जो जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ रहा है वो एक एक चीज हम प्रैक्टिकल से लेंगे. सेल हमने प्रैक्टिकल से लिया, अभी हम ले रहे हैं रेलिंक्विशमेंट. मिस्टर एक्स acquired 1000 original shares at 40 each. Now as he is owning this 1000 shares, say he has been allotted 500 bonus shares at nil each. सब बोनस ऑलवेज मुफ्त में ही आते हैं, तो आपको ले ही लेने के ना, आपने ले लिए. अभी मेरा इंपॉर्टेंट मुद्दा स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स. दिस फेलो मिस्टर एक्स इज बीन ऑफर्ड 800 राइट शेयर्स एट 60 ईच. ये कंसेप्ट को समझना साहब. ही इज ऑफर्ड 800 राइट शेयर्स एट ₹60 ईच. फंडा ऐसा होगा कि ये राइट ओरिजिनल उन्होंने बाय किए, बोनस उनको मुफ्त में दे ही दिए, तो वो ओनर बन ही गया. बिकॉज मुफ्त में आता था, ओनर बन ही जाना है, कुछ उसमें चॉइस ही नहीं है, ले लेने के मुफ्त में दे रहे हैं. तो राइट में आपको 60 रुपए पर शेयर देने हैं. तो हुआ कुछ ऐसे फ्रेंड्स राइट में कि कंपनी ने, फ्रेंड्स हमारे केस में ये कंपनी जो है उन्होंने मिस्टर एक्स को लेटर दिया जिसमें लिखा कि इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय. ये लेटर के मिस्टर एक्स को एक भी रुपए देने नहीं है, ये लेटर मुफ्त में आया है. अभी अगर मिस्टर एक्स को ये शेयर्स परचेज करने हो ना, तो उनको कंपनी में जाना पड़े, लेटर देना पड़े, एंड along with later also, excuse me please,
अलॉन्ग विथ लेटर उनको क्या देना पड़े, 60 रुपीज। अगर ये दे देना तो कंपनी उनको क्या अलॉट कर देगी, 1 शेयर। अब आपकी पोजीशन ऐसी हुई फ्रेंड्स इन द गिवन केस कि आपको ये राइट ऑफर हुए है। मिस्टर एक्स वेंट टू कंपनी एंड ही अक्वायर्ड, assume 400 shares at 60 each एंड बाद में उन्होंने सेल ऑफ कर दिए ये एट से ओनली 90 ईच। वो लेटर मुफ्त में आया था, बट लेटर मुफ्त में आने के बाद जब उनको शेयर लेने जाना हो तो लेटर भी चाहिए, वो भी कंपलसरी है, बिकॉज दैट वुड प्रूव दैट यस यू हैव द राइट टू बाय, एंड अलोंग विद दैट लेटर यू नीड टू गिव टू द कंपनी कितने रुपए, 60 रुपी, जो आपकी ऑफर प्राइस होगी राइट की उनकी। अब फ्रेंड्स मेरे असेसी ने ये राइट लेके बेच दिए ना, तो ही वुड बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं। 400 मल्टीप्लाइड बाय 90 करके आपकी कंसीडरेशन आई 36,000 लेस, आई एम अवॉइडिंग इंडेक्सेशन एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके मेरी कॉस्ट थी 24,000। सो माय कैपिटल गेन हियर विल बी 12,000। मेरा कैपिटल गेन क्या आया, डिफरेंस बिटवीन बाय प्राइस 60, सेल प्राइस 90, दैट इज 30 रुपी पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 400 करके माय कैपिटल गेन इज 12,000 रुपीज। ये मेरा पहला मुद्दा हुआ, ये एक ऑप्शन हुआ। उन्होंने बाय किया, उन्होंने सेल किया, लेटर आया था, मुफ्त में आया था, लेटर के लिए आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दी थी। बट अगर आपको ये शेयर्स परचेज करने हो तो आपको लेटर लेके जाना पड़े कंपनी में, लेटर के साथ आपको क्या देना पड़े, 60 रुपी, एंड यू विल बी गिवन 1 शेयर। यू आर गिवन 1 शेयर, यू हैव सोल्ड ऑफ दैट शेयर, यू आर लायबल फॉर कैपिटल गेन। दूसरा मुद्दा ऐसा हुआ कि आपको लेटर आया था एंड ये लेटर में से ही हैज नॉट डन एनीथिंग for not done anything for friends 100 shares। not done anything for 100 shares का मतलब है फ्रेंड्स कि उन्होंने ये लेटर आया, बोला कि आप 60 में शेयर्स परचेस कर सकते हो। उन्होंने ये लेटर जो आया था ना, वो मान लो कि फाड़ के फेंक दिया। उनको लगा कि कुछ नहीं करना है, अब इसमें कहां मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेना है राइट, लेना भी नहीं है, किसी और को रिनाउंस भी नहीं करना है, तो उन्होंने ये लेटर फाड़ के फेंक दिया। कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। अगर कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मुझे ना तो मैंने परचेज किया ना तो मैंने सेल किया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। माई ट्रांजैक्शन विल बी गेटिंग ओवर एट दैट टाइम ओनली। नाउ वेरी रेलेवेंट एंड दिस इज द पॉइंट फॉर विच आई एम सॉल्विंग दिस। ही हैज renounced 300 shares to his friend Mr. Y at rupees 7 each। मैं वापिस वो ड्राइंग में आ जाऊं। कंपनी थी हमारी, कंपनी ने मिस्टर एक्स को लेटर लिखा था कि आपको ये सेल लेने हो तो आप ले सकते हो 60 रुपी दे के। हमारे मिस्टर एक्स को ये शेयर नहीं लेने थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर्स 400 लिए भी, 100 के लिए कुछ भी नहीं किया, इन 300 शेयर्स के लिए मिस्टर एक्स ने अपना जो लेटर था ना, वो किसको दे दिया, वाई को। एंड वाई ने ये लेटर लेने के लिए कितने रुपए दिए, पर शेयर 7 रुपए। देखो मिस्टर एक्स शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वॉट ही इज ट्रांसफरिंग इज राइट टू
purchase share. He is transferring right in the future asset, and as he is transferring right in the future asset, this purchase of right in the future asset is called relinquishment. And Mr. X यहां पे भी liable for capital gain. उन्होंने Y को शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए, बिकॉज 300 शेयर का तो वो ओनर ही नहीं है. 300 शेयर उनके पास क्या है, परचेस करने का राइट है. इस ट्रांसफरिंग इज राइट बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग द लेटर एंड गेटिंग 7 रुपी पर शेयर. मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर कैपिटल गेन ऑन रेलिंक्विशमेंट बेसिस. एंड फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स को जो कैपिटल गेन लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन फॉर मिस्टर एक्स, मुझे नेट कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी. फ्रेंड्स, 300 शेयर्स कितने में अपना 300 शेयर लेने का राइट ट्रांसफर किया, 7 रुपए में 2100 रुपए. अब ये लेटर जो आया था वही उन्होंने तो ट्रांसफर किया, और लेटर लेने में तो आपकी कोई कॉस्ट हुई नहीं थी. तो योर कॉस्ट फॉर द relinquishment here will be nil, and whatever you get would be your capital gain, and that capital gain will be 2100. 7 रुपए पर शेयर multiplied by 300 share would be your capital. And the point I want to convey you is, you are given later, you are given offer, you are given right that you can purchase 800 shares at 60 rupee each. आपने 800 में से 400 परचेस करके बेचे, नॉर्मल रूल आएगा, सेल प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस. 100 शेयर्स के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आएगा, बिकॉज नो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. बट 300 शेयर के लिए आपका जो राइट टू परचेस शेयर्स था वो आपने किसी और को रिनाउंस कर दिया. इट वुड बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी relinquishment, and it falls under the category relinquishment. It's also called a transfer, and it is also going to be liable for capital gain for Mr. X. उनकी कंसिडरेशन होगी, relinquishment पे जो प्राइस आई वो कॉस्ट होगी 0, एंड वॉट एवर ही गेट्स विल बी हिज फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन. अभी मिस्टर वाई की पोजीशन समझिए. वाई को ये लेटर मिला. अब वाई को ये लेटर लेके कंपनी में जाना है. वो कंपनी को लेटर देगा तो कुछ नहीं होगा. कंपनी तो लेटर के साथ साथ आपके पास से कितने रुपए मांगती है, 60 रुपी. सो वाई विल बी गिविंग 60 टू द कंपनी. उन्होंने 7 रुपए किसको दिए थे, एक्स को. उन्होंने 60 किसको दिए, कंपनी को. तो फ्रेंड्स, कैन आई से हियर इन द पर्टिकुलर सम, माय कॉस्ट फॉर मिस्टर वाई इन द गिवन केस, पेड टू मिस्टर एक्स 7, पेड टू कंपनी कितना पे किया, 60, एंड फ्रेंड्स हिज पर शेयर कॉस्ट इज गोइंग टू बी 67. मिस्टर वाई जब अपना शेयर बेचने जाएगा तो उनको पर शेयर कितनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा, 67 रुपीज का. बिकॉज उनके लिए कॉस्ट क्या हुई, कंपनी को पे किया, वो अकेली उनकी कॉस्ट नहीं हुई, कंपनी को पे किया एज वेल एज दूसरा किसको पे किया, उन्होंने मिस्टर एक्स को भी पे किया. 7 रुपए एक्स को पे किए राइट बाय करने के लिए, एंड 60 रुपी कंपनी को पे किए शेयर बाय करने के लिए आफ्टर गेटिंग द राइट टू परचेज द शेयर. सो हिज टोटल कॉस्ट विल बी 67. इफ ही सेल्स ऑफ द शेयर्स एट 80 रुपी, हिज कैपिटल गेन विल बी 80 लेस 67. ऐसा एक सम हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है नौकार के, जिसमें से हम इन द कमिंग लेक्चर्स इसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे. बट उनको 500 बोनस शेयर्स अलॉट हुए थे. ये 500 बोनस नील में अलॉट हुए थे. ओरिजिनल आपने 40 में परचेज किए थे, ये ओरिजिनल भी आपने बेच दिए, से फॉर एग्जाम्पल एट 90 each. तो मेरी फ्रेंड्स, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन, नेट कंसिडरेशन आएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 90, दैट वुड बी गिविंग यू 90,000. मेरी कॉस्ट आएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40. अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो इंडेक्स 40 डिडक्ट करते. मेरा यहां पे मुद्दा इंडेक्सेशन समझाने का नहीं है. आपको पता है कि इंडेक्स कॉस्ट होती है इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म. मेरा यहां पे फंडामेंटल था रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर समझाने का. मेरा कैपिटल गेन आया 50,000 इन द केस ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स, एंड बोनस मैंने लिए थे, मुझे मिले थे रादर 0 में.
एक भी रुपए की कॉस्ट बोनस के लिए नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। मैंने ये बोनस भी बेच दिए फ्रेंड्स, सोल्ड एट 90 ईच। तो बोनस के ऊपर मेरा कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए भी फ्रेंड्स सेम मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल होगी। कौन सी मेथोडोलॉजी मेरी एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स? माय नेट कंसीडरेशन विल बी 500 मल्टीप्लाइड बाय 90, 45,000, लेस माय कॉस्ट विल बी 500 multiplied by nil. This would be nil, and my capital gain is going to be 45,000। शायद आपके अकाउंट में ये जो टॉपिक है ना, उसमें कुछ अलग फंडामेंटल होते हैं, उसमें कुछ बोनस 500 मिले हो, 1000 शेयर्स आपने 60 में लिए हो, 40 में लिए हो, माय मिस्टेक, एंड 500 बोनस फ्री में मिले हो ना, तो 1000 की जो 40 रुपए की कॉस्ट थी, 40,000, उसको आप बोनस एंड ओरिजिनल में एवरेज आउट करते हो। मेरे यहां वो करना नहीं है। अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन आर टोटली डिफरेंट फंडामेंटल। मेरा ये पर्टिकुलर सम में कंसेप्ट था, ओरिजिनल आपने लेके बेचे, नॉर्मल कैपिटल गेन, बोनस फ्री में आए और आपने बेचे, नॉर्मल कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आई वांटेड टू हाईलाइट इन द पर्टिकुलर सम वाज रिलेटेड टू राइट शेयर्स। आपको राइट 60 रुपीज में ऑफर हुए थे, आपने लिए और बेचे, नॉर्मल कैपिटल गेन, आपने कुछ नहीं किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको राइट आया था, आपने राइट रिनाउंस कर दिया 7 रुपए में मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स के लिए रिनाउंसमेंट टू राइट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी रेलिंक्विशमेंट। मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर कैपिटल गेन ऑन दिस 7 रुपीज, एंड मिस्टर वाई के लिए उनकी कॉस्ट होगी 7 प्लस रुपीज 60, एंड मिस्टर वाई की टोटल कॉस्ट हो गई 67, बिकॉज ही हैज टू पे टू द original shareholder Mr. X to acquire that later, acquire the right to purchase the shares, that is by 7 rupee, and he has to purchase the share by giving company 60 rupee, so his total cost will be 67 rupee। Mr. Y जब ये asset बेचने जाएगा तो his per share cost deductible will be friends 67 rupee, and that's what is my portion proper। ये मेरा एक बेसिक्स स्टॉक मार्केट का, शेयर सिक्योरिटी का आज के लेक्चर का पोर्शन था। अब ये शेयर्स जो है ना, उसके लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये शेयर स्टॉक मार्केट में हम डील करते हैं, तो मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर कि ये शेयर्स डीमैट अकाउंट में आते हैं। लिस्टेड हो तो 12 महीने से ज्यादा हो गए लॉन्ग टर्म, अनलिस्टेड हो तो 24 मंथ से ज्यादा हो गए लॉन्ग टर्म। इसके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करके एक नया टैक्स है। ये सब डीमैट क्या है और एग्जैक्ट कंसेप्ट स्टॉक मार्केट के कैसे जाएंगे, वो सब हम समझेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। टिल देन फ्रेंड्स, आप पहले इतना शांति से अच्छे हैंड राइटिंग में कॉपी कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ द कंटिन्यूएशन ऑफ द कैपिटल गेन ऑन द स्टॉक मार्केट विद द कंसेप्ट ऑफ डीमैट एंड द कैपिटल गेन। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.